पर ज्योग्राफी बाबा के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको अपना ये ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज मैं इतने दिनों बाद क्यों आया हूँ, क्या चर्चा करने आया हूँ? जैसा कि आप लोग भूगोल विषय को जब देखते हैं, चाहे आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे आप उसे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो भूगोल का एक वह भाग जो हमेशा उपेक्षा में रहता है, जी हाँ, उसके साथ उपेक्षा की जाती है। जब आपने भूगोल विषय पढ़ा होगा तो उसके अंतर्गत समुद्र विज्ञान यानी ओशिनोग्राफी पढ़ी होगी, लेकिन उस ओशिनोग्राफी को आपने केवल प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से ही पढ़ा होगा, जिससे प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से 2 से 3 क्वेश्चन जो ओशिनोग्राफी से आते हैं उसको आप लगाने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन क्या प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री के एग्जाम की मेरिट के आधार पर फाइनल सिलेक्शन होता है क्या? नहीं, फाइनल सिलेक्शन तो होता है मेंस और इंटरव्यू के आधार पर। और अगर आपने प्रीवियस ईयर मेंस के पेपर देखे हैं, जीएस का पेपर फर्स्ट देखा है, तो आप क्या देखेंगे, पिछले 2-3 साल से, जी हां, पिछले 2-3 वर्षों से यूपीएससी ओशिनोग्राफी पर क्वेश्चंस बना रही है और 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रही है। यानी कि कहा जाए मेंस की परीक्षा को ध्यान में रख के अगर हम लोग बात करें तो ओशिनोग्राफी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है आपके सिलेक्शन में। अब आपने किस पर ज्यादा गौर किया? आपने सोचा कि फाउंडेशन बैच में हमने तो ज्योग्राफी पढ़ी थी और उसमें पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल कौन सा बन रहा है, क्या हो रहा है, कैसे वायुमंडल की संरचना है, चक्रवात है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप पैटर्न को ध्यान में नहीं रखेंगे, अगर आप यूपीएससी के पैटर्न को समझेंगे नहीं, तो आप उसे क्रैक नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, तो आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं समुद्र विज्ञान को कैसे पढ़ें और इसका सिलेबस क्या है। जैसा कि बहुत सारे, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने विश्वास रखा मेरे ऊपर और यह कोर्स परचेज किया ओशिनोग्राफी का। और इस ओशिनोग्राफी को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या इसका सिलेबस है, किन चीजों को ध्यान में रखेंगे और फिर कैसे क्वेश्चन के मेंस के क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करेंगे, इन सब चीजों पर हम लोग बात करेंगे। खैर, सबसे पहले तो मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से इस आज के वीडियो में कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप इन क्वेश्चंस को गौर करिए और फिर सोचिए जो भूगोल आपने पढ़ा है, क्या आप इन प्रश्नों का उत्तर लेखन करने में, आंसर राइटिंग करने में सक्षम है? आर यू कैपेबल फॉर आंसर राइटिंग ऑफ ओशिनोग्राफी क्वेश्चंस which is asked in mains portion GS पेपर फर्स्ट? यानी कि जीएस पेपर फर्स्ट में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं समुद्र विज्ञान के, क्या आप उनका उत्तर लिखने में सक्षम हैं? चलिए आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है। कह रहा है समुद्री धाराएं एवं जल द्रव्यमान समुद्री जीवन व तटीय पर्यावरण पर अपने प्रभावों में किस प्रकार भिन्न है? उपयुक्त उदाहरण सहित बताइए। क्या आप इसका उत्तर देने में सक्षम हैं जो आपने ओशिनोग्राफी पढ़ी है? दूसरा, 2020 में पूछा है प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की भूभौतिकीय विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। क्या आप इसका उत्तर लेखन करने में सक्षम हैं? क्या आप यूपीएससी की जो डिमांड है इस प्रश्न में पूछे जाने की, क्या आप उसको आंसर राइटिंग कर सकते? तीसरा, यह क्वेश्चन 2020 का है, देखिए फिर, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन सी हैं? विश्व के मत्स्य उद्योग में उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। यह 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2022 में ही जल संधि और थल संधि पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आप इस प्रश्न का उत्तर लिखने में सक्षम है? सब कुछ छोड़िए, हम लोग लास्ट ईयर यानी 2023 के प्रश्न पर निगाह डालते हैं। अगर आप 2023 के प्रश्न पर निगाह डालेंगे तो पिछले 2 वर्षों को अगर या 3 वर्षों को आप अगर निगाह डालेंगे प्रीवियस ईयर पेपर मेंस के जीएस पेपर 1 में, तो आप देखेंगे लगभग 20 से 25 नंबर का, 20 से 25 मार्क्स का ओशिनोग्राफी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि पूरा विश्व समुद्र में उपस्थित संसाधनों के खोज में लगा है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह अब समुद्र की ओर निहार रहा है और यह आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा विषय होने वाला है। अब देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, फियोर्ड तट कैसे बनते हैं, वे दुनिया में सबसे सुरम्य क्षेत्रों का निर्माण क्यों करते हैं। ये 10
मार्क्स का पूछा गया क्वेश्चन है, 150 शब्दों में इसको लिखना था। ये 15 मार्क्स का पूछा गया क्वेश्चन है, 2023 में ही पूछा गया है। भारत की लंबी तटरेखीय संसाधन क्षमताओं पर टिप्पणी कीजिए और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरे की तैयारी की स्थिति पर प्रकाश डालिए। अब आप मुझे बताइए, निश्चित रूप से आपने भूगोल बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, सीखा होगा, लेकिन बात यह आती है कि क्या आप पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लेखन कर पा रहे हैं? तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं अमित तोमर आईएएस ज्योग्राफी बाबा यूट्यूब चैनल के माध्यम से और अपने ऐप जो कि ज्योग्राफी बाबा के नाम से है, उसके माध्यम से ऐसे स्टूडेंट्स जो सीखना चाहते हैं उनके लिए लेकर आया हूं ओशिनोग्राफी का ये बैच। और उसको कैसे पढ़ेंगे, ये उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने बैच खरीदा है या जो खरीदना चाहते हैं कि हम लोग कैसे ओशिनोग्राफी पढ़ेंगे। तो चलिए आइए जरा पहले तो हम लोग सिलेबस पे निगाह मारते हैं। यह सिलेबस हम लोगों को दिखाई दे रहा है जो मेन है, लेकिन अगर आप लोग प्री के पेपर को देखेंगे तो जो ओशिनोग्राफी से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो बन रहे हैं एप्लाइड ओशिनोग्राफी से। जी हां, यानी कि वर्तमान के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए समुद्र विज्ञान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें समुद्री प्रदूषण भी शामिल है, जिसमें एप्लाइड ओशिनोग्राफी भी शामिल है, यानी कि कहा जाए ओशनिक पॉल्यूशन भी शामिल है, एप्लाइड ओशिनोग्राफी भी शामिल है, जिसमें सी के लॉ भी शामिल है, यानी कि समुद्र के नियमों पर भी बात की जा रही है। ये सारी चीजें हैं। तो चलिए आइए देखिए कैसे पढ़ना है। सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करेंगे, जो अपने बैच में चर्चा करेंगे, और आप लोगों को पता है कि 10 तारीख से आपको जो है बैच का पहला वीडियो मिलना शुरू होगा, जिसमें सबसे पहली चर्चा होगी हमारी समुद्र विज्ञान क्या है। यानी कि हम समुद्र विज्ञान पर एक परिचय, एक इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे कि आखिर ये क्या है, इसकी आवश्यकता अध्ययन की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण वर्तमान समय में क्यों बनी हुई है, इससे क्या संसाधन की प्राप्ति हो रही है, यह किस प्रकार से मानव जीवन को प्रभावित करता है, समुद्र विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब चीजों पर बात करेंगे। हालांकि इससे संबंधित यूपीएससी में अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन यह सिर्फ इसलिए जानना जरूरी है कि आगे के जितने भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यह आपको भली भांति समझ में आए और आप आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से कर सको। इसी को ध्यान में रखते हुए पहला चैप्टर हमारा रहेगा, पहला टॉपिक समुद्र विज्ञान क्या है। फिर हम लोग बात करेंगे महासागरीय सतह की धरातलीय संरचना। जी हां, हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओशनिक बॉटम। जिस प्रकार से हमारे पृथ्वी पर हमें कई उच्चावच, कई रिलीफ, कई भूदृश्य दिखाई देते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, खाई, यह सब दिखाई देती हैं। क्या हमारे पृथ्वी के स्थल भाग में मौजूद यह जो उच्चावच हैं, क्या समुद्र का जो नितल है, बॉटम है समुद्र का, यानी वह तल जिसके ऊपर समुद्र का जल भरा हुआ है, क्या वह तल समतल है या उस पर भी अलग अलग प्रकार के भू आकृतियां या कहा जाए उच्चावच पाए जाते हैं? उसका अध्ययन हम लोग इसी के ही माध्यम से करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे महासागरीय जल की लवणता, सैलिनिटी ऑफ ओशनिक वाटर। क्या हमारे पृथ्वी पर मौजूद जितने भी सागर महासागर हैं उनमें मौजूद जो लवण हैं, क्या उनकी मात्रा एक समान रूप से पृथ्वी के सभी सागर महासागर में पाई जाती है? अगर हां तो क्यों, और अगर ना तो क्यों, और यह लवणता किस प्रकार से प्रभावित करती है, किस प्रकार से यह लवणता एक समान है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या प्रभाव है, अगर है तो क्या प्रभाव है। इन सारी चीजों पर चर्चा हम लोग महासागरीय जल की लवणता टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय जल का तापमान। क्या हमारे पृथ्वी पर मौजूद जो सागर महासागर है, चाहे हम प्रशांत महासागर की बात करें, चाहे हम अटलांटिक महासागर की बात करें, चाहे हम लोग हिंद महासागर की बात करें, क्या इन महासागरों के जल का तापमान एक जैसा है? और अगर एक जैसा है तो यह किस प्रकार से प्रभावित करता है समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं को, समुद्र में पाए जाने वाले निक्षेप को, समुद्र में पाए जाने वाले संसाधनों को? इन सब चीजों पर चर्चा इसी के अंतर्गत हम लोग करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे ज्वार भाटा यानी टाइड्स पर। जी हां, आप लोग
जब कभी अगर अपने जीवन में गए होंगे, नहीं तो मूवी के माध्यम से या किसी चित्र के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। यह कैसे उत्पन्न होती हैं? वह समय कौन सा है जब समुद्र के जल की ऊपरी सतह अधिक ऊंचाई को प्राप्त करती है? किस प्रकार ऐसा होता है? आखिर ज्वार भाटा बनते कैसे हैं? ज्वार क्या है और भाटा क्या है? इन सारी चीजों पर चर्चा हम लोग करेंगे। क्या ज्वार भाटा से भविष्य में इस पृथ्वी पर ऊर्जा के उत्पादन की कार्य किए जा सकते हैं सक्रिय पूर्वक? क्या वर्तमान में ऐसा किया जा रहा है? अगर किया जा रहा है तो कहां किया जा रहा है? ठीक वैसे ही जैसे महासागरीय जल के तापमान के माध्यम से हमारे मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हम लोग वाटर के यानी जल के तापमान के माध्यम से क्या ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं? क्या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं? ये सारी बात अपने उत्तर लेखन में जब प्रश्न पूछे जाते हैं, जो अभी मैंने दिखाए, तो आपको बताने तो पड़ते हैं। खाली इतना ही नहीं कि यह बता दिया कि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति ज्यादा है तो जल की सतह ऊपर उठ गई और फिर वही ही जल अपने निम्न स्तर पर नीचे की तरफ जाएगा। यह सब खाली इतना नहीं, ये तो सब पता है, लेकिन इसका हम भविष्य में क्या लाभ ले सकते हैं, मानव जीवन की दृष्टि से यह कितना उपयोगी हो सकता है, हमारे पृथ्वी पर मानव के विकास में यह कितना उपयोगी हो सकता है, इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा और इन्हीं सब चीजों को बात को ध्यान में रख के हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे महासागरीय लहरें एवं धाराएं, ओशनिक वेव एंड करंट। क्या धाराएं और लहर एक ही है? अगर एक ही है तो कैसे, और अगर अलग अलग है तो कैसे? चूंकि पृथ्वी पर मौजूद महासागरों के जल के तापमान का वितरण, लवणता का वितरण, क्या यह अपने आप हो जाता है या यह काम करती हैं धाराएं और लहर? इन सब चीजों पर हम लोग बात करेंगे और प्रशांत महासागर की धाराओं को अलग देखेंगे, लहर हिंद महासागर की अलग देखेंगे, अटलांटिक महासागर की अलग देखेंगे और यह कैसे प्रभावित कर रही है, यह कैसे प्रभावित करती है तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, कैसे जीवन सुगम्य बन पाता है, आखिर कनारी की ठंडी जलधारा किस प्रकार से प्रभावित करती है अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर रहने वाले लोगों को, गिनी के तट पर किस प्रकार से प्रभावित करती है, ऑस्ट्रेलिया के तट पर किस प्रकार से प्रभावित करती है, इन सब चीजों पर बात होगी। फिर हम लोग बात करेंगे महासागरीय निक्षेप, ओशनिक डिपॉजिट पर। जिस प्रकार से हमारे पृथ्वी के स्थल मंडल के भागों में हम लोग देखते हैं सतह पर कई अवसादों का निक्षेप होता है, धूल होती है, मिट्टी होती है, रेत होती है, गाद होती है, क्या महासागरीय नितल में भी ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो यह किस प्रकार से होता है और यह कैसे प्रभावित करती है मानव जीवन को या समुद्री जीवन को कैसे प्रभावित करती है और हमको इससे क्या लाभ मिल सकता है? फिर हम लोग बात करेंगे महासागरीय संसाधन पर। जी हां, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कई महत्वपूर्ण खनिज जो समुद्र नितल से प्राप्त होते हैं वह क्यों होते हैं? आखिर मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमंडल यानी कहा जाए धरातल पर या स्थल भाग पर मौजूद तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बड़ी तीव्र गति से कर रहा है, लेकिन अब इस मानव की निगाह समुद्र पर भी गई है तो समुद्र नितल के नीचे मौजूद इन संसाधनों का उपभोग भी वह बड़े स्तर पर करेगा और भविष्य किस प्रकार से इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को प्रभावित करेगा, इन सब चीजों की बात महासागरीय संसाधनों के अंतर्गत करेंगे। अब बात आती है कि सर जब हम यह चर्चा करेंगे, जब हम यह टॉपिक्स पढ़ेंगे तो इन टॉपिक्स को पढ़ने का आधार क्या क्रम कुछ होगा या कोई भी टॉपिक शुरू करेंगे या किस टॉपिक को कैसे शुरू करेंगे? इसको समझने के लिए एक चित्र के माध्यम से मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे कैसे एक दूसरे से ये सारे टॉपिक एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से आपको लाभ मिलेगा पढ़ने के साथ साथ, इसको याद रखने में, ध्यान रखने में और आपके खुद के विचार क्या आएंगे। चलिए आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो यह चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। जी हां, अगर आप लोग देखेंगे तो इस चित्र के माध्यम से ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है यह महासागरीय नितल है, ओशनिक बॉटम है। जब हम लोग समुद्र विज्ञान के परिचय, उसकी परिभाषा, उसका उपयोग,
किस प्रकार से है, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। तब जब हम लोग बात करने आएंगे ओशिनोग्राफी समुद्र विज्ञान के अंतर्गत पहले टॉपिक की, तो वह होगा समुद्र के उच्चावच, रिलीफ ऑफ ओशनिक बॉटम। तो यह जो आप लोगों को दिखाई दे रही है यह लाइन, यह समुद्र के नितल भाग की है। नितल यानी बॉटम, यानी समुद्र का जल जो भरा हुआ है इस तल के ऊपर, यानी जब आप ग्लास में पानी लेते हैं तो ग्लास के तल के ऊपर ही पानी होता है। उसी प्रकार से महासागरों के नितल हम लोगों को कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। आप ऐसे मान के चलिए, मान लीजिए कि यह कोई महाद्वीपीय क्षेत्र है, कोई स्थल भाग है। इस स्थल भाग से जब आप लोग चर्चा के लिए आएंगे, समझने के लिए आएंगे, तो दो तरीके हैं। पहला, या तो आप समुद्र तल, यह है तल यानी कि जल की ऊपरी सतह समुद्र का तल कहलाती है, और जबकि यह भाग नितल कहलाता है जिसके ऊपर जल मौजूद है, बॉटम कहलाता है। यह सी सरफेस है, यह सी बॉटम है, ध्यान रखिएगा इसे। मान लीजिए आप समुद्र विज्ञान का अध्ययन करना चाहते हैं। अब अध्ययन करने के लिए आप कैसे करेंगे? आप महाद्वीप के सहारे, तट के सहारे उतरे और महासागर की जल की सतह के ऊपर ऊपर चलते हुए क्या इस समुद्र के आंतरिक भाग का अध्ययन कर पाएंगे? नहीं। वैसे भी कहा जाता है किसी भी चीज को सीखने के लिए, किसी भी चीज को जानने के लिए आपको गहराई में उतरना पड़ेगा। और यूपीएससी की परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा को तो ध्यान में रखते हुए पिछले साल के पेपर को या इस साल जो पेपर हुआ 2023 का उसको या देखते हुए 2024 का देखते हुए जो एग्जाम हुआ उसको देख के तो ऐसे लगता है कि गहराई में उतरने की जरूरत नहीं है, तो आप भ्रम में हैं। 2024 के पेपर में भले ही फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हों, लेकिन यह प्रारंभिक परीक्षा है और यह परीक्षा केवल ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जो बेवजह फॉर्म डालते हैं या तैयारी सही से नहीं करते हैं लेकिन भीड़ बढ़ा रहे हैं, उन भीड़ को अलग हटाने के लिए है। लेकिन जब बात मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम की आती है, तब मेंस एग्जाम में आप लोगों से यह उम्मीद रखी जाती है कि आपको गहराई के साथ अपने विषय पर पकड़ होगी, गहराई के साथ सामान्य अध्ययन के विषय को आपने समझा होगा, और भविष्य की पीढ़ियों के लिए आप किस प्रकार से योजना परियोजना में अपने स्तर से भागीदारी दे सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। गहराई में तो उतरना पड़ेगा। तो अब जब आप गहराई में उतरोगे, यानी कि इस तट के सहारे, समुद्र के तट के सहारे आप गहराई में महासागर में उतरोगे, तो पैर तो रखना ही पड़ेगा। जी हां, और पैर रखने के लिए एक तल की आवश्यकता होगी, एक आधार की आवश्यकता होगी, और वही ही आधार होगा क्या? यह समुद्र नितल, जिसे हम लोग सी बॉटम कह रहे हैं या बॉटम ऑफ रिलीफ बोल रहे हैं, या हम लोग कह रहे हैं रिलीफ ऑफ ओशनिक बॉटम, जिस पर हम लोग देख रहे हैं कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि अगर हम लोग देख रहे हैं यहां पर ढाल है, पठार जैसी चीजें हैं, फिर खाई है, फिर कुछ उठे हुए भाग हैं, तो पर्वत के रूप में दिखाई दे रहे हैं। फिर इस प्रकार से आप देखेंगे तो यह आपको एक दूसरे महाद्वीप के किनारे पर जुड़ता हुआ दिखाई देगा। यानी महासागरों का नितल ओशनिक बॉटम एक कोई समतल क्षेत्र नहीं है, इस पर भी स्थल मंडल की भांति जैसे पर्वत, पठार, मैदान हैं, खाइयां हैं, ठीक उसी प्रकार से महासागरीय नितल, सागरीय नितल पर भी अलग अलग रिलीफ, अलग अलग उच्चावर्त पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप जब उतरोगे तो आधार चाहिए होगा, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यही ही बनेगा। अब जब आप समुद्र में नीचे उतरोगे तो तय है भाई, जल में नीचे उतरोगे तो जल तो आपके मुंह में जाएगा। आपके जब मुंह में जाएगा तो वह जल कैसा लगेगा? क्या नदियों की तरह वह जल लगेगा, मीठा जल लगेगा, या खारा जल लगेगा? तो स्वाद के आधार पर आपको पता चलेगा कि यह तो बहुत नमकीन है, यह बहुत लवणीय है। तो दूसरा टॉपिक होगा आपका लवणता, यानी कि सैलिनिटी। समझ में आया? जब आप जल की ऊपरी सतह के साथ साथ महासागर के नितल यानी कि ओशनिक बॉटम में जाओगे तो क्या जल की ऊपरी सतह का जो टेम्परेचर है, सरफेस एरिया का या सी सरफेस का जो टेम्परेचर है, क्या बॉटम का टेम्परेचर भी वैसा ही होगा? यह तो आपको तभी पता चलेगा जब आप महासागर में नीचे उतरोगे, तब आपको पता चलने लगेगा कि तापमान तो एक जैसा नहीं है। तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तापमान, टेम्परेचर, महासागरीय जल का तापमान, इस पर हम लोगों की चर्चा होगी।
अब जब आप इन सब उच्चावचों को देखते हुए एक छोर से दूसरे छोर पर निकल जाओगे तो फिर क्या देखोगे आप कि समुद्र के तट पर बैठे हुए यह सोचोगे कि हम तो शांत जल में गए भी नहीं, यह जल तो गतिमान है, इसमें तो लहरें उठ रही हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लहरें, तरंग और धाराएं, यानी कि समुद्र का जल एक स्थिर नहीं है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जा रहा है। तो क्यों जा रहा है, ऐसे कौन से कारक हैं जो इस समुद्र के जल को गति दे रहे हैं, गतिमान कर रहे हैं, इनमें मोशन है, आखिर ऐसा क्यों? तो फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये होगा। फिर आप क्या देखोगे, क्या लहर हमेशा एक जैसी ऊंचाई की उठेगी? तब आप समुद्र के तट पर बैठे हुए यह महसूस करोगे कि एक समय ऐसा आ रहा है कि समुद्र के जल की लहर की ऊंचाई सबसे अधिक हो जा रही है। तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि ज्वार और भाटा पढ़ेंगे, यानी कि टाइड एंड एब पढ़ेंगे। फिर जब इसके बारे में आप लोग जान लोगे, सारी चीजों को जब यह समझ लोगे कि कहां कहां क्या क्या चीजें हैं, तब आप लोग का ध्यान आएगा कि जब मैं समुद्र तल में था और यही ही जल लहराते हुए जो आ रहा था, किन कारणों से आ रहा था उनको जानोगे, तब आपको समझ में आएगा कि यह जल तो कहीं ना कहीं महाद्वीपों से बहता हुआ नदियों के माध्यम से इस सागर महासागर में आ रहा है। तो यह जल जब स्थलमंडल पर बहता हुआ आ रहा था तो स्थल पर मौजूद चट्टानों को रगड़ते हुए उनके वेदरिंग और इरोजन से या उनसे निर्मित सेडिमेंट यानी अवसादों को अपनी धाराओं के माध्यम से इसी महासागर के नितल में यह जमा कर रहा था। अर्थात फिर आपका दिमाग तुरंत आएगा कि अच्छा, महासागरीय निक्षेप, जब मैं तल में था तो एक स्थान ऐसा आया था जहां मेरा पैर धंस रहा था। और जब इसको अध्ययन कर लोगे आप लोग, तब आपके दिमाग में और चीजें अलग तरीके से आएंगी। अब वह चीजें कौन सी होंगी जो आपके दिमाग में आएंगी कि आपको लगेगा कि इसी तल में घूमते हुए क्या यही अवसाद कहीं वो तो नहीं था कि जो महासागरीय तल में ऊपर उठा हुआ था? लेकिन नहीं, वह तो खुरदुरा खुरदुरा सा था। तो यह क्या था? तब आपका दिमाग आएगा प्रवाल पर, यानी कोरल पढ़ोगे तब आप। और जब आप कोरल पढ़ लोगे, इन सब चीजों को जब जान लोगे, तब तुम्हें दिमाग में आएगा कि आखिर प्रकृति कितनी सुंदर है, इस प्रकृति ने हमें कितना कुछ दिया, इस नेचर ने हमें कितना कुछ दिया है, तो क्या हम इससे कुछ लाभ ले सकते हैं? तब तुरंत दिमाग में आएगा आपके कि सागर महासागर के तली के नीचे मौजूद या नितल के नीचे मौजूद जो संसाधन है, अगर उनका दोहन करें तो मानव और तीव्र गति से विकास कर सकता है। तब आपका दिमाग आएगा महासागरीय संसाधनों पर, जिसमें खनिज और गैसीय और पेट्रोल, इन सब का, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, इन सब के बारे में आपकी जानकारी के लिए आपका दिमाग कहेगा बताओ कहां, कैसे, क्यों, कैसा। फिर यह सब जब आप जान लोगे तो दिमाग में आएगा कि क्या इस समुद्र का यह जो सी सरफेस है, समुद्र का जो तल है, समुद्र के जल की जो ऊपरी परत है, क्या यह हमेशा एक ही पॉइंट पे रहेगी? क्या यह हमेशा एक ही जल स्तर रहेगा या बढ़ेगा? तब दिमाग आएगा कि कैसे बढ़ सकता है या कैसे घट सकता है। तब आप लोग समुद्र तल के परिवर्तन पर बात करोगे, या सागरीय तल, तल मतलब जल की ऊपरी सतह, ठीक है ना, नितल की बात नहीं कर रहे हैं। तो समुद्र के जल की ऊपरी सतह में परिवर्तन हो रहा है। अगर यह परिवर्तन यानी कि यह जल की सतह और ऊपर अधिक तक जा रही है तो सकारात्मक परिवर्तन, और अगर हम लोग बात करें, अगर यही ही हमें दिखाई दे कि सागरीय जल नीचे की तरफ यानी अपने पहले की सीमा से या बिंदु से नीचे की तरफ है, तब आपको दिखाई देगा कि यह तो नकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। यानी पहले समुद्र तट अधिक ऊंचाई पर था और अब यह कम है, तो यह परिवर्तन हो रहा है। अब यह परिवर्तन हो रहा है तो क्या इससे समुद्र जल की लवणता पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या तापमान पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या समुद्री संसाधनों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? इन सब चीजों का आप अध्ययन करोगे, और जब यह जानोगे तब आपको समझ में आएगा कि संसाधन तो इस पृथ्वी पर महासागरीय क्षेत्र में अथाह है। अगर हम उसका दोहन कर लें तो हम अपने देश का कितना विकास कर सकते हैं, और उस विकास के लिए आप लोग अब उस समुद्री संसाधन का दोहन करना शुरू करोगे तो फिर बात आ जाएगी कि किन्हीं दो देशों के
समीपवर्ती देशों के मध्य उपस्थित किसी सागर महासागरीय क्षेत्र में उन क्षेत्र में मौजूद संसाधनों का दोहन करने का अधिकार किसके पास होगा? तब तो ऐसे में लड़ाई छिड़ना मौजूद, बिल्कुल क्लियर सी बात है, लड़ाई होगी, क्योंकि हर दोनों देश चाहेंगे अधिक से अधिक जो है दोहन करना। तब आपको समझ में आएगा कि समुद्री या महासागरों के नियम क्या हैं, कौन कितना दोहन कर सकता है, कितने या किस क्षेत्र तक नहीं कर सकता है। तब आप लोग समुद्र या महासागरों के नियम पर अध्ययन करोगे और फिर अप्लाइड। तो इस प्रकार से हम ओशिनोग्राफी के इन टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि हाँ साहब, अब हम आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए और बिल्कुल भी ये बात को लेकर मत घबराइएगा कि सर वीओडी लेक्चर्स की बात हुई है, सर ने कहा है बैच में वीओडी लेक्चर देंगे, कहीं सर पुराने ना दे दें। अरे भैया, पहली बात तो मेरे पास पुराना कोई है नहीं लेक्चर, और अगर होता भी तो भी मैं नहीं देता, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मेरा है, यहाँ मैं आज़ादी से पढ़ा सकता हूँ और मेरा समय अधिक से अधिक इसी चीज़ में जाता है, तो मुझे और आनंद आता है। तो बेफिक्र रहिए, सब नया होगा, नए करंट के इश्यूज से जुड़ा हुआ होगा, जहां आपको स्वतः अध्ययन के माध्यम से पता चल जाएगा। क्लियर है? तो तैयार रहिए, 10 तारीख से यह आपका बैच शुरू हो ही रहा है, और जितने लोगों ने या जितने लोगों को नहीं पता है या जो खरीदना चाह रहे हैं या चाह रहे थे अभी तक नहीं खरीद पाए, तो वो खरीद सकते हैं। प्ले स्टोर पर ज्योग्राफी बाबा ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं 10 तारीख को अपने वीडियो के साथ। लेकिन YouTube पे जिस प्रकार से लेक्चर आ रहे थे वो आएंगे। इतने दिन तक रुकने के पीछे का कारण कुछ टेक्निकल इशू था, बोर्ड में प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से ये सारी चीजें इतने दिन तक रुकी रही थी। ठीक है, तो मिलते हैं 10 तारीख से। और हाँ, YouTube पर जो लेक्चर आ रहे थे, फिर से याद दिला रहा हूं, उस क्रम में वह लेक्चर बीच बीच में आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास यानी 10 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद।